नमस्कार। आज हम एक ऐसी जमीन के इतिहास की गहराई में उतर रहे हैं जिसकी जड़ें भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं तक जाती हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। हाँ। ये वो जगह है जहाँ बड़े बड़े साम्राज्य बने और बिगड़े, जहाँ नए विचारों और धर्मों ने जन्म लिया। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बिहार की इस लंबी और शानदार कहानी को परत दर परत खोलती है। तो आज का मकसद है इस सफर को समझना, मतलब प्राचीन काल से आज तक, और देखना है कि इस कहानी में हमारे लिए क्या खास है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, बिहार की कहानी सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है। ये तो काफी हद तक भारत के निर्माण की कहानी है। यहाँ की मिट्टी साम्राज्यों के उदय, धर्मों के जन्म और ज्ञान के महान केंद्रों की गवाह रही है। तो इस इतिहास को समझना वाकई भारत की बुनियाद को समझने जैसा है। सही कहा। क्योंकि यहाँ जो कुछ हुआ उसका असर पूरे उपमहाद्वीप और उससे भी आगे तक महसूस किया गया है। तो फिर शुरुआत करते हैं प्राचीन काल से। सबसे पहले जहन में आता है मगध। हाँ, मगध। ये नाम सुनते ही एक शक्तिशाली साम्राज्य की तस्वीर उभरती है। जानकारी के मुताबिक ये बिहार का सबसे मशहूर प्राचीन राज्य था और यहीं से भारत के कई बड़े साम्राज्यों की नींव पड़ी। ऐसा क्या खास था मगध में? देखिए, मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी, मतलब उसकी लोकेशन और उसके जो प्राकृतिक संसाधन थे, वो उसे एक स्वाभाविक शक्ति केंद्र बनाते थे। जैसे गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण जमीन बहुत उपजाऊ थी। अच्छा। तो खेती अच्छी होती थी, जिससे एक बड़ी सेना का भरण पोषण करना संभव था। साथ ही पास के जंगलों से हाथी मिलते थे, जो उस जमाने में युद्ध के लिए बहुत जरूरी थे। हाँ, वो तो थी ही। और खनिज संसाधन, खासकर लोहा, वो भी उपलब्ध था, जिसने हथियार और औजार बनाने में मदद की। तो इन्हीं सब वजहों से मगध धीरे धीरे बाकी महाजनपदों पर हावी होता गया। अच्छा, तो ये सारे फैक्टर्स थे और इसी मजबूत नींव पर खड़ा हुआ मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व यहीं से शुरुआत की। जी। लेकिन शायद मौर्यों में सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला नाम है सम्राट अशोक। उन्होंने मगध से ही शासन करते हुए अपने साम्राज्य को लगभग पूरे भारत और उसके बाहर तक फैला दिया। हाँ, अशोक का साम्राज्य तो अपने चरम पर था, लेकिन उनकी असली विरासत शायद युद्ध से ज्यादा शांति के संदेश में है। हाँ, कलिंग युद्ध के बाद जो हुआ। बिल्कुल। कलिंग युद्ध की विभीषिका देखने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद उन्होंने शासन का एक नया मॉडल पेश किया, धम्म के आधार पर। धम्म? हाँ, धम्म यानी नैतिक आचरण, सामाजिक जिम्मेदारी और सभी जीवों के प्रति करुणा का सिद्धांत। उन्होंने सिर्फ उपदेशों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि शिलालेखों के जरिए पूरे साम्राज्य में फैलाया